देवियों और सज्जनों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। अक्सर हम सोचते हैं कि इतिहास क्या है। क्या यह सिर्फ राजा महाराजाओं की कहानियां हैं या फिर तारीखों और लड़ाइयों का एक बोझिल ब्यौरा? लेकिन अगर आप गौर से देखें तो इतिहास एक आईना है, एक ऐसा आईना जो हमें हमारा ही अक्स दिखाता है। ये हमें बताता है कि इंसान ने क्या गलतियां की और किन सही फैसलों ने दुनिया को एक नई दिशा दी। ये केवल बीते हुए कल का लेखा जोखा नहीं, बल्कि आने वाले कल के लिए एक मार्गदर्शक है, एक शिक्षक है। इतिहास की किताबें धूल खाती अलमारियों में बंद जरूर हो सकती हैं, लेकिन उनके पन्नों में छिपे सबक आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने सदियों पहले थे। यह हमें सिखाता है कि बड़े बड़े साम्राज्य कैसे बने और कैसे एक छोटी सी गलती से ढह गए। यह हमें समझाता है कि महान नेता सिर्फ तलवार के दम पर नहीं, बल्कि अपनी सोच, अपनी दूरदर्शिता और अपनी समझदारी से बनते हैं। जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो हम केवल युद्ध और संधियां नहीं पढ़ते, बल्कि हम मानवीय स्वभाव को पढ़ते हैं। हम देखते हैं कि कैसे लालच, अहंकार और संवाद की कमी ने बड़ी बड़ी सभ्यताओं को विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। और हम यह भी देखते हैं कि कैसे सहानुभूति, सहयोग और सही समय पर लिए गए सही फैसलों ने मानवता को मुश्किल से मुश्किल दौर से बाहर निकाला है। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में, जहां हर रोज नई चुनौतियां हमारे सामने खड़ी होती हैं, इतिहास हमें एक ठहराव देता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम जिन समस्याओं का सामना आज कर रहे हैं, वैसी ही समस्याओं का सामना हमसे पहले भी कई पीढ़ियों ने किया है। उनके अनुभव, उनकी सफलताएं और उनकी विफलताएं हमारे लिए एक खजाना है। अगर हम इस खजाने का सही इस्तेमाल करना सीख जाएं, तो हम न सिर्फ पुरानी गलतियों को दोहराने से बच सकते हैं, बल्कि एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य का निर्माण भी कर सकते हैं। तो चलिए, आज इतिहास के इस विशाल सागर में गोता लगाते हैं और कुछ ऐसे मोती निकालने की कोशिश करते हैं जो हमारी आज की जिंदगी को रोशन कर सके। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। कंप्यूटर जी, ताला लगाया जाए और ज्ञान के इस अध्याय को खोला जाए। हम देखेंगे कि कैसे हजारों साल पहले हुए युद्धों से लेकर पिछली सदी के संकटों तक हर घटना हमें कुछ सिखाने के लिए तैयार बैठी है। हमें बस एक अच्छे विद्यार्थी की तरह खुले दिमाग से सीखने की जरूरत है, क्योंकि जो समाज अपने इतिहास से नहीं सीखता, वह उसे दोहराने के लिए मजबूर हो जाता है। ये सफर सिर्फ जानकारी का नहीं, बल्कि समझदारी का होगा। ये हमें बताएगा कि अच्छे नेता कैसे बने, अच्छे समाज का निर्माण कैसे करें और सबसे जरूरी, एक बेहतर इंसान कैसे बने। अब बात करते हैं एक ऐसे युद्ध की जो आज से लगभग 2500 साल पहले लड़ा गया था, लेकिन जिसके सबक आज भी हमारे लिए उतने ही जरूरी हैं। हम बात कर रहे हैं पेलोपोनेशियन युद्ध की। यह लड़ाई प्राचीन ग्रीस की दो सबसे बड़ी ताकतों एथेंस और स्पार्टा के बीच हुई थी। एथेंस अपनी नौसेना, लोकतंत्र और व्यापार के लिए जाना जाता था, तो वहीं स्पार्टा अपनी अनुशासित सेना और सैन्य ताकत के लिए मशहूर था। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर शक्तिशाली थे, लेकिन दोनों के बीच अविश्वास और अहंकार की एक गहरी खाई थी। यह युद्ध किसी एक घटना का नतीजा नहीं था, बल्कि सालों से पनप रहे डर, ईर्ष्या और गलतफहमियों का परिणाम था। एथेंस को लगता था कि उसकी ताकत को कोई चुनौती नहीं दे सकता, और स्पार्टा को यह डर था कि एथेंस का बढ़ता प्रभाव उसके अस्तित्व के लिए खतरा बन जाएगा। दोनों पक्षों ने एक दूसरे से बात करने या एक दूसरे की चिंताओं को समझने की कोशिश नहीं की। उन्होंने संवाद के सारे दरवाजे बंद कर दिए और सिर्फ अपनी ताकत के नशे में चूर रहे। नतीजा ये हुआ कि एक छोटा सा विवाद एक विनाशकारी युद्ध में बदल गया, जो लगभग 30 सालों तक चला। इस युद्ध ने न केवल हजारों जानें ली, बल्कि उस महान ग्रीक सभ्यता की कमर तोड़कर रख दी जिसने दुनिया को सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे विचारक दिए थे। इस युद्ध की सबसे बड़ी सीख यह है कि जब दो ताकतें एक दूसरे को दुश्मन की नज़र से देखने लगती हैं और बातचीत की जगह हथियारों पर भरोसा करने लगती हैं, तो विनाश निश्चित हो जाता है। एथेंस और स्पार्टा दोनों ही यह भूल गए थे कि वे एक ही सभ्यता का हिस्सा हैं। उनका अहंकार इतना बढ़ गया था कि उन्हें अपनी जीत के आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वे यह समझने में नाकाम रहे
कि इस लड़ाई में किसी की भी जीत नहीं होगी, बल्कि हार पूरे ग्रीस की होगी। यह हमें सिखाता है कि किसी भी संघर्ष में, चाहे वह दो देशों के बीच हो या दो लोगों के बीच, संवाद का रास्ता कभी बंद नहीं करना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि डर और अविश्वास कितने खतरनाक हो सकते हैं। स्पार्टा ने एथेंस पर हमला इसलिए नहीं किया कि एथेंस ने उस पर कोई सीधा हमला किया था, बल्कि इसलिए किया क्योंकि उसे एथेंस की बढ़ती ताकत से डर लगने लगा था। यह डर पर आधारित नीति आज भी दुनिया के कई हिस्सों में देखी जा सकती है, जहां देश एक दूसरे पर सिर्फ इसलिए शक करते हैं क्योंकि वे शक्तिशाली हो रहे हैं। पेलोपोनेसियन युद्ध एक चेतावनी है कि अगर हम डर को अपने फैसलों पर हावी होने देंगे तो हम भी वही गलतियां करेंगे जो एथेंस और स्पार्टा ने की थीं। पेलोपोनेसियन युद्ध के शुरुआती दौर में एथेंस का नेतृत्व एक बहुत ही काबिल और दूरदर्शी नेता पेरिकल्स के हाथों में था। पेरिकल्स को एथेंस के स्वर्ण युग का निर्माता माना जाता है। उन्होंने ही एथेंस को लोकतंत्र, कला और ज्ञान का केंद्र बनाया था। जब स्पार्टा के साथ युद्ध की आशंका बढ़ी तो पेरिकल्स ने एक बहुत ही सोची समझी योजना बनाई। उनकी योजना थी कि एथेंस अपनी मजबूत दीवारों के पीछे सुरक्षित रहेगा और अपनी शक्तिशाली नौसेना का इस्तेमाल करके स्पार्टा को समुद्र के रास्ते परेशान करेगा। वह जानते थे कि जमीन पर स्पार्टा की सेना का मुकाबला करना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने सीधी लड़ाई से बचने की रणनीति अपनाई। यह एक अच्छी और व्यावहारिक योजना थी, लेकिन हर योजना की तरह इस योजना की भी कुछ सीमाएं थीं। पेरिकल्स की रणनीति इस बात पर निर्भर थी कि एथेंस के लोग लंबे समय तक धैर्य और अनुशासन बनाए रखेंगे। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे स्पार्टा के उकसावे में न आए और दीवारों के अंदर सुरक्षित रहें। शुरू में तो सब ठीक चला, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों का सब्र जवाब देने लगा। वे अपनी जमीन और फसलों को बर्बाद होते देख बेचैन हो उठे। पेरिकल्स का नेतृत्व महान था, लेकिन वह भी मानवीय भावनाओं और अप्रत्याशित घटनाओं का अंदाजा लगाने में पूरी तरह सफल नहीं हो सके। उनकी योजना में एक बड़ी कमी थी। उन्होंने एक महामारी की संभावना पर विचार ही नहीं किया था। युद्ध के दूसरे ही साल एथेंस में एक भयानक प्लेग फैल गया। क्योंकि सारी आबादी शहर की दीवारों के अंदर बंद थी, यह बीमारी जंगल की आग की तरह फैली और शहर की 1/4 आबादी को खत्म कर दिया। दुर्भाग्य से इस महामारी का शिकार खुद पेरिकल्स भी हो गए। उनकी मृत्यु के बाद एथेंस का नेतृत्व ऐसे नेताओं के हाथ में आ गया जो पेरिकल्स जितने दूरदर्शी और संयमित नहीं थे। वे जनता की भावनाओं को भड़काने लगे और जोखिम भरे फैसले लेने लगे। पेरिकल्स की मौत ने एथेंस को नेतृत्वहीन कर दिया और उनकी सोची समझी रणनीति धरी की धरी रह गई। पेरिकल्स के नेतृत्व से हमें यह सबक मिलता है कि एक महान नेता के पास एक अच्छी योजना होनी चाहिए, लेकिन उसे इतना लचीला भी होना चाहिए कि वह बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपनी योजना को बदल सके। पेरिकल्स यह अनुमान नहीं लगा पाया कि उनकी रणनीति का मनोवैज्ञानिक असर क्या होगा या कोई प्राकृतिक आपदा सब कुछ कैसे बदल सकती है। यह हमें सिखाता है कि नेतृत्व सिर्फ योजना बनाने का नाम नहीं है, बल्कि अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करने और संकट के समय भी लोगों को एकजुट रखने का नाम है। एक नेता को हमेशा प्लान बी तैयार रखना चाहिए, क्योंकि इतिहास हमें बताता है कि चीजें हमेशा योजना के अनुसार नहीं चलती। अब हम इतिहास में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और 20वीं सदी की बात करते हैं। एक ऐसी सदी जिसने 2 भयानक विश्व युद्ध देखे। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत एक छोटी सी घटना से हुई थी, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। लेकिन यह छोटी सी चिंगारी एक बड़े ज्वालामुखी में इसलिए बदल गई क्योंकि यूरोप के बड़े देश आपस में संधियों और गठबंधनों के एक जटिल जाल में फंसे हुए थे। किसी ने भी बैठकर समस्या को सुलझाने की कोशिश नहीं की। हर देश को लगा कि युद्ध कुछ ही हफ्तों में खत्म हो जाएगा और वे विजेता बनकर उभरेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। संवाद की कमी, राष्ट्रीय अहंकार और यह गलत धारणा कि युद्ध गौरवशाली होता है ने पूरी दुनिया को एक विनाशकारी आग में झोंक दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बीज भी प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति में ही बो दिए गए थे। वर्साय की संधि में जर्मनी पर बहुत कठोर शर्तें थोपी गईं।
जिससे वहां के लोगों में अपमान और बदले की भावना पैदा हुई। इस भावना का फायदा उठाकर हिटलर जैसे तानाशाह सत्ता में आए। एक बार फिर दुनिया के नेताओं ने संवाद और कूटनीति की जगह तुष्टीकरण की नीति अपनाई। यह उम्मीद करते हुए कि हिटलर अपने आप रुक जाएगा, उन्होंने खतरे को पहचानने में बहुत देर कर दी। इन दोनों युद्धों का सबसे बड़ा सबक यह है कि जब अंतर्राष्ट्रीय संवाद टूट जाता है और देश केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचने लगते हैं, तो उसका परिणाम करोड़ों लोगों की मौत और अकल्पनीय विनाश होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया दो महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ के बीच बंट गई। इसे शीत युद्ध का दौर कहा गया। यह एक ऐसा युद्ध था जो हथियारों से नहीं, बल्कि विचारधारा, जासूसी और डर के माहौल में लड़ा जा रहा था। दोनों पक्षों के पास इतने परमाणु हथियार थे कि वे पूरी दुनिया को कई बार नष्ट कर सकते थे। 1962 का क्यूबा मिसाइल संकट इस दौर का सबसे खतरनाक क्षण था। सोवियत संघ ने क्यूबा में मिसाइलें तैनात कर दी जो सीधे अमेरिका पर हमला कर सकती थी। दुनिया परमाणु युद्ध के कगार पर खड़ी थी। यह संकट केवल इसलिए टला क्योंकि अंत में दोनों देशों के नेताओं जॉन एफ कैनेडी और निकिता क्रुश्चेव ने सीधे संवाद का रास्ता चुना। उन्होंने अहंकार को एक तरफ रखकर गुप्त रूप से बातचीत की और एक ऐसा समाधान निकाला जिससे दोनों पक्षों की इज्जत रह गई। क्यूबा मिसाइल संकट हमें सिखाता है कि सबसे तनावपूर्ण क्षणों में भी संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। यह हमें बताता है कि परमाणु युग में युद्ध कोई विकल्प नहीं है। शीत युद्ध का अंत भी संवाद और लचीलेपन के कारण ही संभव हुआ। जब नेताओं ने यह महसूस किया कि विचारधारा की लड़ाई में पूरी मानवता को दांव पर नहीं लगाया जा सकता, तभी इस खतरनाक दौर का अंत हुआ। इन ऐतिहासिक घटनाओं से हमें यह स्पष्ट संदेश मिलता है कि बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले रखने चाहिए, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों न हों। इतिहास के इन सभी उदाहरणों से एक बात साफ उभरकर सामने आती है। एक अच्छे नेता के लिए सहानुभूति और संवाद सबसे जरूरी गुण है। सहानुभूति का मतलब है दूसरे पक्ष की स्थिति, उसकी मजबूरियों और उसकी चिंताओं को समझने की कोशिश करना। इसका मतलब यह नहीं है कि आप उससे सहमत हों, लेकिन इसका मतलब यह है कि आप यह समझें कि वह वैसा क्यों सोच रहा है जैसा वह सोच रहा है। जब नेताओं में सहानुभूति होती है तो वे अपने विरोधी को केवल एक दुश्मन के रूप में नहीं देखते, बल्कि एक ऐसे पक्ष के रूप में देखते हैं जिसके अपने हित और अपनी आशंकाएं हैं। ये समझ ही समाधान का पहला कदम होती है। पेलोपोनेसियन युद्ध शायद टाला जा सकता था अगर एथेंस और स्पार्टा ने एक दूसरे की असुरक्षा को समझने की कोशिश की होती। इसी तरह क्यूबा मिसाइल संकट इसलिए सुलझ पाया क्योंकि कैनेडी और क्रुश्चेव ने आखिरी क्षणों में एक दूसरे की स्थिति को समझने का प्रयास किया। उन्होंने समझा कि अगर उन्होंने दूसरे पक्ष को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया तो वह पीछे नहीं हटेगा और नतीजा परमाणु युद्ध होगा। सहानुभूति ने उन्हें एक ऐसा रास्ता खोजने में मदद की जहां दोनों ही विजेता महसूस कर सकें। आज के नेताओं को यह सीखना होगा कि ताकत सिर्फ मिसाइलों और टैंकों में नहीं होती। असली ताकत दूसरे के नजरिए को समझने की क्षमता में होती है। सहानुभूति का सीधा संबंध संवाद से है। जब आप किसी को समझना चाहते हैं तो आपको उससे बात करनी पड़ती है। संवाद का मतलब सिर्फ अपनी बात कहना नहीं होता, बल्कि दूसरे की बात को ध्यान से सुनना भी होता है। इतिहास गवाह है कि जब भी संवाद के रास्ते बंद हुए हैं, संघर्ष और युद्ध ने जगह ली है। प्रथम विश्व युद्ध से पहले यूरोपीय नेताओं ने एक दूसरे से सीधे बात करने की बजाय अपने जनरलों और राजदूतों के माध्यम से धमकी भरे संदेश भेजे। उन्होंने एक दूसरे की बात सुनी ही नहीं। नतीजा, एक ऐसा युद्ध जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आधुनिक नेताओं के लिए यह एक बहुत बड़ा सबक है। आज की दुनिया में जहां सोशल मीडिया और 24 घंटे के न्यूज़ चैनलों का बोलबाला है, गलतफहमियां बहुत तेजी से फैल सकती है। ऐसे में नेताओं के बीच सीधा और ईमानदार संवाद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। एक फोन कॉल, एक बैठक या एक सीधी बातचीत बड़े से बड़े तूफान को शांत कर सकती है। नेताओं को यह याद रखना चाहिए कि कूटनीति और बातचीत कमजोरी की निशानी नहीं, बल्कि परिपक्वता और बुद्धिमानी का प्रतीक है।
असली नेतृत्व चिल्लाने में नहीं, बल्कि सुनने और समझने में है। इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि जब कोई व्यक्ति या समाज किसी एक विचारधारा से कठोरता से चिपक जाता है, तो वह अपनी प्रगति के रास्ते खुद ही बंद कर लेता है। विचारधारा हमें दुनिया को देखने का एक नजरिया देती है, जो अच्छी बात है। लेकिन जब यह नजरिया इतना कठोर हो जाए कि हम किसी और दृष्टिकोण को सुनने या समझने के लिए भी तैयार ना हो, तो यह एक खतरनाक जाल बन जाता है। कठोर विचारधारा हमें नए विचारों को अपनाने से रोकती है और हमें बदलाव से डरना सिखाती है। यह हमें सिखाती है कि हम सही हैं और वे गलत हैं, और यहीं से संघर्ष की शुरुआत होती है। शीत युद्ध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। दशकों तक अमेरिका और सोवियत संघ अपनी अपनी विचारधाराओं, पूंजीवाद और साम्यवाद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की लड़ाई लड़ते रहे। वे यह मानने को तैयार ही नहीं थे कि दूसरे के सिस्टम में भी कुछ अच्छी बातें हो सकती हैं। इस वैचारिक कठोरता ने दुनिया को दो खेमों में बांट दिया और अनगिनत छोटे मोटे युद्धों को जन्म दिया। दोनों ही पक्ष यह मानते थे कि उनकी विचारधारा ही मानवता के भविष्य का एकमात्र रास्ता है। इस जिद ने उन्हें एक दूसरे के प्रति अंधा बना दिया और दशकों तक दुनिया को परमाणु युद्ध के साए में जीने के लिए मजबूर कर दिया। यह समस्या सिर्फ देशों के बीच ही नहीं होती, बल्कि समाज के अंदर भी होती है। जब कोई राजनीतिक दल या सामाजिक समूह अपनी विचारधारा को लेकर इतना कट्टर हो जाता है कि वह किसी भी तरह के समझौते या बदलाव के लिए तैयार नहीं होता, तो समाज में ध्रुवीकरण बढ़ता है और प्रगति रुक जाती है। वे पुराने समाधानों पर ही अटके रहते हैं, भले ही दुनिया बदल चुकी हो और नई समस्याओं के लिए नए समाधानों की जरूरत हो। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां साम्राज्यों का पतन इसलिए हुआ क्योंकि उनके नेता समय के साथ बदलने में नाकाम रहे। वे अपनी पुरानी शान और पुराने तरीकों से इतने चिपके रहे कि वे नई चुनौतियों को देख ही नहीं पाए। इसलिए आज के नेताओं और आम नागरिकों के लिए यह जरूरी है कि वे अपने विचारों को लेकर लचीलापन अपनाएं। हमें यह समझना होगा कि कोई भी एक विचारधारा हर समस्या का समाधान नहीं कर सकती। हमें अलग अलग विचारों को सुनने, उनसे सीखने और अपनी सोच को समय के साथ विकसित करने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रगति का रास्ता कट्टरता से नहीं, बल्कि खुले दिमाग से होकर गुजरता है। जब हम ये स्वीकार करते हैं कि हमसे अलग सोचने वाला व्यक्ति भी सही हो सकता है, तभी हम एक बेहतर और अधिक समावेशी समाज का निर्माण कर सकते हैं। इतिहास में एक और पैटर्न बार बार दिखाई देता है, अति आत्मविश्वास, या जिसे अंग्रेजी में ह्यूब्रिस कहते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जब कोई नेता या देश अपनी ताकत और सफलता के नशे में इतना चूर हो जाता है कि उसे अपनी कमजोरियां दिखाई ही नहीं देती। उसे लगने लगता है कि वह कभी कोई गलती कर ही नहीं सकता और उसे कोई हरा नहीं सकता। यही अति आत्मविश्वास अक्सर उसकी सबसे बड़ी हार का कारण बनता है। पेलोपोनेसियन युद्ध में एथेंस के साथ यही हुआ। पेरिकल्स की मृत्यु के बाद एथेंस के नेताओं में अति आत्मविश्वास आ गया। उन्होंने सिसिली पर एक बहुत बड़ा और जोखिम भरा सैन्य अभियान भेजने का फैसला किया। उन्हें लगा कि वे आसानी से सिसिली को जीत लेंगे और उनकी ताकत और बढ़ जाएगी। उन्होंने किसी की सलाह नहीं सुनी और अपनी नौसेना की ताकत पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया। नतीजा विनाशकारी हुआ। एथेंस की लगभग पूरी सेना और नौसेना सिसिली में नष्ट हो गई। ये एक ऐसी हार थी जिससे एथेंस कभी उबर नहीं पाया और अंततः उसे स्पार्टा के सामने घुटने टेकने पड़े। यह अति आत्मविश्वास का एक क्लासिक उदाहरण है, जहां सफलता के घमंड ने एक महान शहर को बर्बादी के रास्ते पर धकेल दिया। यह हमें सिखाता है कि सबसे शक्तिशाली क्षणों में ही सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होती है। यह जाल सिर्फ युद्ध के मैदान में ही नहीं होता, राजनीति और व्यापार में भी अति आत्मविश्वास बहुत खतरनाक हो सकता है। कोई नेता जो लगातार चुनाव जीत रहा हो, उसे लग सकता है कि जनता हमेशा उसका समर्थन करेगी। इस घमंड में वह जनता की आवाज सुनना बंद कर सकता है और ऐसे फैसले ले सकता है जो लोगों के खिलाफ हो। इसी तरह कोई कंपनी जो बाजार में सबसे ऊपर हो, अगर वह यह मान ले कि उसे कोई टक्कर नहीं दे सकता,
तो वह नई तकनीक और बदलावों पर ध्यान देना बंद कर देती है। जल्द ही कोई नई और ज्यादा फुर्तीली कंपनी उसे पछाड़कर आगे निकल जाती है। इतिहास ऐसी कई कंपनियों की कहानियों से भरा पड़ा है जो अपने अति आत्मविश्वास के कारण डूब गई। आधुनिक नेताओं को इस जाल से बचना चाहिए। उन्हें अपनी सफलताओं का जश्न जरूर मनाना चाहिए, लेकिन उन्हें अपनी सीमाओं को भी हमेशा याद रखना चाहिए। एक अच्छा नेता हमेशा जमीन से जुड़ा रहता है। वह आलोचना सुनता है, अपनी गलतियों से सीखता है और कभी भी यह नहीं मानता कि वह सब कुछ जानता है। उसे यह समझना चाहिए कि परिस्थितियां बदल सकती हैं और आज की जीत कल की हार की गारंटी नहीं है। विनम्रता और आत्मविश्लेषण ही अति आत्मविश्वास का सबसे अच्छा तोड़ है। जो नेता या संगठन लगातार सीखते रहते हैं और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं, वही लंबे समय तक सफल हो पाते हैं। तो सवाल यह उठता है कि हजारों या सैकड़ों साल पुराने इन सबकों का आज की दुनिया में क्या काम है? इसका जवाब है, बहुत काम है। इतिहास के ये सबक आज की राजनीति, कूटनीति, व्यापार और यहाँ तक कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी सीधे तौर पर लागू होते हैं। उदाहरण के लिए आज की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को लीजिए। जब दो देशों के बीच तनाव बढ़ता है, जैसे कि व्यापार को लेकर या सीमा विवाद को लेकर, तो पेलोपोनेसियन युद्ध की कहानी हमें याद दिलाती है कि अहंकार और संवाद की कमी हमें कहां ले जा सकती है। यह नेताओं को सीधी टकराव की बजाय कूटनीति और बातचीत की मेज पर आने के लिए प्रेरित करती है। गठबंधन निर्माण में भी इतिहास हमारा मार्गदर्शन करता है। प्रथम विश्व युद्ध हमें सिखाता है कि ऐसे सैन्य गठबंधन जो सिर्फ दूसरे को डराने के लिए बने हों, कितने खतरनाक हो सकते हैं। इसके बजाय आज के नेताओं को ऐसे गठबंधन बनाने पर ध्यान देना चाहिए जो आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक आदान प्रदान और साझा चुनौतियों जैसे कि जलवायु परिवर्तन या आतंकवाद से निपटने पर आधारित हों। ऐसा गठबंधन दुनिया को जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का नहीं। यह हमें सिखाता है कि सच्ची सुरक्षा दूसरों को अलग थलग करने में नहीं, बल्कि उन्हें साथ लेकर चलने में है। ये सबक व्यापार की दुनिया में भी उतने ही प्रासंगिक हैं। एक कंपनी जो अपने प्रतिद्वंद्वियों को सिर्फ दुश्मन की तरह देखती है और उन्हें बाजार से बाहर करने की कोशिश करती है, वह शीत युद्ध की मानसिकता अपना रही है। इसके बजाय अगर वह स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करे और कभी कभी सहयोग के अवसर भी तलाशे, जैसे किसी बड़े प्रोजेक्ट पर मिलकर काम करना, तो इससे पूरे उद्योग को फायदा हो सकता है। पेरिकल्स की कहानी एक सीईओ को सिखाती है कि एक अच्छी रणनीति होना जरूरी है, लेकिन बाजार में आने वाले अप्रत्याशित बदलावों जैसे कि नई तकनीक या आर्थिक मंदी के लिए भी तैयार रहना चाहिए। आम नागरिकों के लिए भी इसमें सीखने को बहुत कुछ है। जब हम अपने समाज में अलग अलग विचारों के लोगों को देखते हैं, तो हमें उन्हें दुश्मन समझने की बजाय उनके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करनी चाहिए। वैचारिक कठोरता से बचकर और संवाद का रास्ता अपनाकर हम एक बेहतर और अधिक शांतिपूर्ण समाज बना सकते हैं। इतिहास हमें यह समझने में मदद करता है कि हम एक बड़े मानवीय परिवार का हिस्सा हैं और हमारी साझा नियति एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यह हमें एक बेहतर नागरिक, एक बेहतर पड़ोसी और एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है। तो देवियों और सज्जनों, आज की हमारी इस यात्रा के अंत में हम कह सकते हैं कि इतिहास केवल मरी हुई घटनाओं का संग्रहालय नहीं है, बल्कि यह जीवन की एक प्रयोगशाला है। यह हमें बार बार दिखाता है कि किन चीज़ों से सफलता मिलती है और किन चीज़ों से विफलता। यह हमें बताता है कि सहानुभूति, संवाद, कूटनीति और लचीलापन ऐसे गुण हैं जो हर युग में, हर परिस्थिति में खरे उतरते हैं। ये केवल नेताओं के लिए ही नहीं, बल्कि हम सभी के लिए ज़रूरी है। चाहे हम एक देश चला रहे हों, एक कंपनी चला रहे हों या अपना परिवार, ये सिद्धांत हमें सही रास्ता दिखाने में मदद करते हैं। हमने देखा कि कैसे पेलोपोनेसियन युद्ध से लेकर शीत युद्ध तक सबसे बड़े संघर्षों की जड़ में अक्सर अहंकार, डर और संवाद की कमी रही है। हमने यह भी सीखा कि विचारधारा की कट्टरता और अति आत्मविश्वास कैसे बड़ी बड़ी ताकतों को भी घुटनों पर ला सकता है। ये कहानियां हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि हमें सचेत करने के लिए है।
ये हमें याद दिलाती हैं कि हम कितने भी आधुनिक क्यों न हो जाएं, मानवीय स्वभाव की मूल प्रवृत्तियां वही रहती हैं। इसलिए अतीत की गलतियों से सीखना हमारी सबसे बड़ी समझदारी है। आज की दुनिया कई चुनौतियों का सामना कर रही है। जलवायु परिवर्तन, आर्थिक असमानता, राजनीतिक ध्रुवीकरण। इन समस्याओं का समाधान किसी एक देश या किसी एक विचारधारा के पास नहीं है। इनका समाधान तभी निकलेगा जब हम सब मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे और सहयोग का रास्ता अपनाएंगे। हमें ऐसे नेताओं की ज़रूरत है जो इतिहास के इन सबकों को समझते हों, जो विनम्र हों, जो सुनने के लिए तैयार हों और जो पूरी मानवता के भविष्य के बारे में सोचते हों, न कि सिर्फ अपने अगले चुनाव के बारे में। तो चलिए हम सब यह संकल्प लें कि हम इतिहास को केवल एक विषय के रूप में नहीं, बल्कि एक शिक्षक के रूप में देखेंगे। हम इसके पन्नों से प्रेरणा लेंगे, इसकी चेतावनियों पर ध्यान देंगे और एक ऐसा भविष्य बनाने की कोशिश करेंगे जिस पर आने वाली पीढ़ियां गर्व कर सकें। क्योंकि भविष्य का निर्माण शून्य में नहीं होता, यह हमेशा अतीत की नींव पर ही खड़ा होता है। और अगर नींव मजबूत हो तो इमारत भी बुलंद बनती है। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।